तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है फ्रिक्शन। देखो, फ्रिक्शन का अपने डेली लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ना, तो इसके पीछे रीजन है फ्रिक्शन। मैं यहाँ पर यदि चल फिर पा रहा हूँ, आप रोड पर कहीं भी पार्क में टहल फिर पाते हैं ना, कहीं भी अपने घर से कहीं भी जाते हो, अपने घर में टहलते फिरते हो, आप चल फिर पाते हो, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है फ्रिक्शन का। सड़क पे गाड़ियां दौड़ती है ना, आप बाइक से जाते हो, कार से जाते हो, बस से जाते हो, ट्रेन से जाते हो, तो कोई भी गाड़ियां सड़क पर दौड़ती है ना, उसके पीछे भी फ्रिक्शन का रोल है। यदि फ्रिक्शन नहीं होती तो गाड़ियां सड़क पर फराटेदार नहीं दौड़ती। आपकी बाइक 100 का स्पीड नहीं दौड़ती, नहीं पकड़ती। क्यों? क्योंकि सड़क पर आपकी बाइक चलती ही नहीं। कब? जब फ्रिक्शन नहीं होती। तो आप बाइक को दौड़ा पाते हो, क्योंकि ड्यू टू द फ्रिक्शन। मैं इस मार्कर को पकड़े हुआ हूं अपने हाथ में, ड्यू टू द फ्रिक्शन। आप बाहर से जाते हो, कॉलेज से जाते हो, ट्यूशन से जाते हो, कोचिंग जाते हो, अपने घर जाते हो, बोलते हो मुझे प्यास लगे, एक गिलास पानी दो। आपको पानी पीते हो तो आप अपने हाथ से गिलास उठाते हो ना, तो आप हाथ से गिलास उठा करके पानी इसलिए पी पाते हो ड्यू टू द फ्रिक्शन। यदि फ्रिक्शन नहीं होती तो आप उस गिलास को उठा भी नहीं पाते, स्लिप कर जाता है, गिलास गिर जाता, तो गिलास उठा ही नहीं पाते, तो पानी पीते कैसे? मैं इस बोर्ड पर लिखता हूं ना, इस मार्कर से, यहां भी फ्रिक्शन का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है जी। तो फ्रिक्शन का अपने लाइफ में बहुत बड़ा यूज है। फ्रिक्शन के अपने फायदे भी है, अपने नुकसान भी है। तो फायदे तो तूने देखे ही कि मैं यहाँ चल फिर पा रहा हूँ, खड़ा हूँ, मार्कर को हाथ में पकड़ा हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट को हाथ में पकड़ा हुआ हूँ, ड्यू टू द फ्रिक्शन। गाड़ियाँ सड़क पर दौड़ रही है, ड्यू टू द फ्रिक्शन। पहले के जमाने में ना, लोग आदि मानव जो रहते थे ना, आदि मानव, वो क्या करते थे? फ्रिक्शन से ही आग को पैदा करते थे। दो चीजों को रगड़ते थे, दो लकड़ी को आपस में रगड़ते थे, या फिर पत्थर को आपस में रगड़ करके आग का चिनकारी पैदा करते थे, और वैसे ही आग को जलाते थे। तो उसके पीछे क्या रीजन था? दो पत्थर को आपस में रगड़ने से, या फिर दो वुडन ब्लॉक्स को आपस में रगड़ने से आग क्यों पैदा हो जाती थी? ड्यू टू द फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है जी। पहले के आदि मानव क्या करते थे? कच्चा मांस खाते थे ना, कच्चा मांस खाते थे, वो पकाया हुआ भोजन नहीं खाते थे। उनको मालूम ही नहीं था कि भोजन पका कर खाया जाता था। एकदम आदि मानव शुरू की बात कर रहा हूँ। उस समय आदि मानव जंगलों में रहा करते थे, उनको मालूम ही नहीं था कि भोजन को पका कर भी खाना चाहिए। और मांस ही खाते थे, चावल दाल ये सब तो खेती होती नहीं थी उस समय। तो जंगल में रहते थे, जंगल में जो जानवर रहते थे उनको मार करके वो खाते थे, कच्चा खा जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जंगल में आग लग गई, जंगल में आग लग गई, और आग के कारण उस जंगल में जो भी जानवर थे ना, वो झुलस कर मर गए। आदि मानव को भूख लगी। अब जंगल में तो कोई जिंदा जानवर बचा नहीं था, आग के कारण सारे जानवर मर गए थे। तो आदि मानव ने उन्हीं को खाना स्टार्ट किया जो जानवर जल गए थे। और जब उसको उन्होंने खाया ना, तो उनको बहुत टेस्टी लगा, क्योंकि भुना चुका था ना। कच्चा मांस खाओ, भून के खाओ, तो दोनों में अंतर होती है ना। तो जब उन्होंने उस जले हुए जानवर को खाया ना, झुलसे हुए जानवर को खाया, तो उनको वो बहुत टेस्टी लगी, क्योंकि वो आग में भुना चुकी थी ना। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? तो अच्छा, वो जंगल में आग क्यों लगी? किसी ने लगाई थी क्या? उसमें माचिस थोड़े हुआ करती थी कि जाओ और जंगल में आग लगा दो, नहीं। ड्यू टू द फ्रिक्शन, कोई तूफान आया होगा, कोई आंधी आई होगी, पेड़ की टहनियाँ आपस में टकराए होंगे, दो पेड़ की टहनियाँ आपस में टकराए होंगे, तो पेड़ की टहनियाँ को आपस में टकराने से, हेवी पेड़ होते थे, उसके कारण टकराने से फ्रिक्शन पैदा हुआ, फ्रिक्शन के कारण फायर पैदा हुआ, और उस आग के चिंगारी से पूरे जंगल में आग लग गई। तो आदि मानव ने वहां से मांस को पका करके खाना शुरू किया। उसने भी क्या किया? अब दो लकड़ी को आपस में रगड़ करके आग पैदा कर लेते थे, दो पत्थर को आपस में रगड़ करके आग पैदा कर लेते थे। तो दो लकड़ी हो, दो पत्थर हो, किसी भी दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ने से जो आग पैदा होती है ड्यू टू द फ्रिक्शन।
तो फ्रिक्शन का अपने लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। बट इसका एडवांटेज भी है फ्रिक्शन का, तो डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है, तो सड़क पर गाड़ियाँ जो होती है तो आपके टायर वायर फट जाते हैं, टायर वायर फट जाते हैं ना, टायर के वो घिस जाते हैं, घिस जाते हैं तो ड्यू टू द फ्रिक्शन। यदि फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगी ना, फ्रिक्शन एक लिमिट तक सही है गाड़ी चलने के लिए, बट फ्रिक्शन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपके टायर बहुत ज़्यादा वियर टियर होंगे, फिर उनकी ईंधन उस गाड़ी की ईंधन बहुत ज़्यादा खर्च होगी। जहाँ 1 लीटर में वो जाना चाहिए उसको 40 किलोमीटर, तो 1 लीटर में जाएगा 20 किलोमीटर, यदि फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो। 10 किलोमीटर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो, ठीक है जी। तो फ्रिक्शन का अपना डिसएडवांटेज भी है बहुत सारा। ओके, या फिर तुम्हारा फैन चलती है ना, फैन के में बेरिंग लगी हुई रहती है, तो बेरिंग में वायरिंग किया रहता है टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन। यदि फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा ना तो आपकी पंखा उस स्पीड से नहीं चल पाती है जिस स्पीड से उसको चलना चाहिए, तो उसको वायल डाला जाता है, उसमें वायरिंग किया जाता है उस बेरिंग को, ताकि फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सके और पंखा पूरी तरह से चल सके, ठीक है जी। तो फ्रिक्शन का अपनी एडवांटेज भी है, अपनी डिसएडवांटेज भी है। तो चलिए, तो हम देख लेते हैं जिस फ्रिक्शन का अपने डेली लाइफ में इतनी बड़ी यूज है, वो फ्रिक्शन आखिरकार होता ही क्या है, एक फ्रिक्शन होता क्या है। तो देखो फ्रिक्शन क्या होती है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का नाम मैं दे रहा हूं ए, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक दूसरी ऑब्जेक्ट रखी हुई है जिसका मैं नाम दे रहा हूं बी। ओके जी। और ये ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लग रही है, ऑब्जेक्ट बी पर एक फोर्स लग रही है राइट डायरेक्शन में, और ऑब्जेक्ट बी इस ऑब्जेक्ट ए के ऊपर स्लाइड करेगा। जब फोर्स लगाएगा तो ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए के ऊपर स्लाइड करेगा। तो जब ये ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए के ऊपर स्लाइड करेंगे ना, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के सरफेसेस के बीच, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी के सरफेसेस के बीच एक अपोजिंग फोर्स डेवलप हो जाती है, और उसी अपोजिंग फोर्स को बोला जाता है फ्रिक्शन। जब ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए के ऊपर स्लाइड करेगा ना, या फिर स्लाइड करना चाहता है, स्लाइड करे या फिर स्लाइड करना चाहता है, ऐसे कंडीशन में दोनों सरफेसेस के बीच एक अपोजिंग फोर्स डेवलप हो जाती है, और वो अपोजिंग फोर्स ऑब्जेक्ट बी के मोशन को अपोज करना चाहती है। वो अपोजिंग फोर्स ऑब्जेक्ट बी के मोशन को अपोज करना चाहती है। यदि मोशन ऑब्जेक्ट बी का इधर हो रहा है ना, तो वो इधर लाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में। कौन? अपोजिंग फोर्स जो इनके सरफेसेस के बीच डेवलप हुआ है। तो फ्रिक्शन फोर्स इनके मोशन को अपोज करता है। तो जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं या फिर स्लाइड करना चाहते हैं, तो उनके सरफेसेस के बीच एक अपोजिंग फोर्स डेवलप हो जाती है, और वो अपोजिंग फोर्स उनके मोशन को अपोज करता है, और इसी अपोजिंग फोर्स को बोला जाता है फ्रिक्शन। समझ में आ गया क्या है फ्रिक्शन? तो फ्रिक्शन क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करती है या फिर स्लाइड करना चाहती है, तो ऐसे में उनके सरफेसेस के बीच एक अपोजिंग फोर्स डेवलप हो जाती है, जो अपोजिंग फोर्स उनके मोशन को अपोज करती है, और उसी अपोजिंग फोर्स को बोला जाता है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम? तो फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? व्हेन टू ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर each other or wants to slide over each other, then a opposing force is developed between their surfaces, which is called frictional force. तो फ्रिक्शन क्या है? तो एक फोर्स है। फ्रिक्शन क्या है? तो एक अपोजिंग फोर्स है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स slides over each other or wants to slide over each other,
then opposing force is arises in between their surfaces, which is called फ्रिक्शन, जिसको कि हम फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन बोलिए या फ्रिक्शनल फोर्स बोलिए, एक ही बात है। ठीक है जी। तो फ्रिक्शन का डिफिनेशन पता चल गया कि फ्रिक्शन क्या होती है। अब देखो, हमने कहा जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है या स्लाइड करना चाहती है तो उनके सरफेसेस के बीच एक अपोजिंग फोर्स डेवलप होती है जो उनके मोशन को अपोज करती है और उसी अपोजिंग फोर्स को बोला जाता है फ्रिक्शन। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां पर यह है ऑब्जेक्ट ए, यह है ऑब्जेक्ट बी। मान लो इस ऑब्जेक्ट बी जो है ना, ऑब्जेक्ट बी इस ऑब्जेक्ट ए के ऊपर, ऑब्जेक्ट ए जो है ना ये रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट ए रेस्ट में है, लेकिन ऑब्जेक्ट बी भी वेलोसिटी से इस ऑब्जेक्ट ए के ऊपर मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट ए रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट बी इस ऑब्जेक्ट ए के ऊपर भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए के ऊपर स्लाइड कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट बी किधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है ना। ऑब्जेक्ट बी इस ऑब्जेक्ट ए के ऊपर इधर मूव कर रहा है, तो इधर की तरफ एक अपोजिंग फोर्स डेवलप हो जाएगी जिसको कि हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए के रिस्पेक्ट में राइट डायरेक्शन मूव कर रही है, ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए के रिस्पेक्ट में राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसलिए ऑब्जेक्ट बी पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी ना वो लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए के ऊपर राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसके बी के मोशन को अपोज करने के लिए इसके लेफ्ट डायरेक्शन में एक अपोजिंग फोर्स डेवलप हो जाएगी और उसी अपोजिंग फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स बोला जाता है। और वो फ्रिक्शनल फोर्स को हमने यहाँ पर एफ से डिनोट कर रखा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग जाएगी? तो इधर लग जाएगी। कब? जब ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए के ऊपर राइट डायरेक्शन में स्लिप कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट बी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग जाएगी? तो लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, अब सुनो, ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए के रेस्पेक्ट में राइट डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट ए भी ऑब्जेक्ट बी के रेस्पेक्ट में लेफ्ट डायरेक्शन मूव करेगा ना। तुम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़े होगे, और नहीं पढ़े होगे तो आप जाकर के मेरा रिलेटिव वेलोसिटी का लेक्चर देखिए, वहां पर आपकी रिलेटिव वेलोसिटी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके जी। तो जब ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए के रेस्पेक्ट में राइट डायरेक्शन मूव करेगा ना, तो ऑब्जेक्ट ए भी ऑब्जेक्ट बी के रेस्पेक्ट में लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। तब ऑब्जेक्ट ए के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी ना वो किधर लगेगी? क्योंकि ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी के रेस्पेक्ट में लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट ए के सरफेस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी ना वो किधर लगेगी? तो लेफ्ट डायरेक्शन, सॉरी राइट डायरेक्शन में लगेगी। इसको हम कर देते हैं F1, एफ बी कर दो सबसे बढ़िया, और एफ है, ये है एफ ए। एफ बी क्या है? द फ्रिक्शनल फोर्स एक्जर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ बी, और एफ ए क्या है? तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्जर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ ए। जब ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए के ऊपर राइट डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट बी के मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स इसके लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगी, जिसको कि हमने एफ बी से डिनोट कर दिया है। और जब ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए के रेस्पेक्ट में राइट डायरेक्शन मूव करेगा ना, तो ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी के रेस्पेक्ट में लेफ्ट डायरेक्शन मूव करेगा। ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी के रेस्पेक्ट में लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, और
इसके मोशन को अपोज करने के लिए, ऑब्जेक्ट ए के मोशन को ऑब्जेक्ट अपोज करने के लिए इसके राइट डायरेक्शन में एक फोर्स डेवलप हो जाएगी, जिसको कि हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं, इसको यहां पर हमने डिनोट कर रखा है एफ ए से। ठीक है, तो एफ ए क्या है? द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टेड अपॉन द सरफेस ऑफ अपॉन बॉडी ए, फ्रिक्शनल फोर्स एक्स ऑन द बॉडी ए, और एफ बी क्या है? द फ्रिक्शनल फोर्स एक्स ऑन बॉडी बी। दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है। एफ ए और एफ बी का डायरेक्शन भले ही एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, यहां पर एफ ए इज इक्वल टू होगा एफ बी। एफ ए और एफ बी का मैग्नीट्यूड दोनों आपस में इक्वल होते हैं, बट इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स ए और फ्रिक्शनल फोर्स बी, ठीक है जी, दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होंगे, बट इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा। ओके, चलो, इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा, इस बात को मैं इधर लिख दे रहा हूं, यहां पर अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, अब तुम दूसरी एग्जांपल समझो। मान लो कोई कार है, कोई बस है, कुछ भी है, कोई मूविंग ब्लॉक्स है, मान लो कोई मूविंग ब्लॉक है, ब्लॉक ए। ठीक है, ये ब्लॉक ए राइट डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, ब्लॉक ए राइट डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, और इस ब्लॉक ए के ऊपर ब्लॉक बी रखी हुई है। ठीक यही सेटअप है, यहाँ पर ब्लॉक ए रेस्ट में है, बट यहाँ पर ब्लॉक ए राइट डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो ब्लॉक ए के ऊपर एक दूसरी ब्लॉक रखी हुई है, ब्लॉक बी। ठीक है जी, और इस बार ब्लॉक बी रेस्ट कंडीशन में है, ब्लॉक बी रेस्ट कंडीशन में किसके रेस्पेक्ट में? तो ब्लॉक ए के रेस्पेक्ट में। इस बार ब्लॉक बी ब्लॉक ए के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। जब अच्छा मान लो ये ब्लॉक ए है ना, एक बस है, मान लो एक बस है, ठीक है ना, बस रोड पर जा रही है विथ एन एक्सेलरेशन ए, और इस बस के ऊपर इसको मान लो बस, तो ब्लॉक को छोड़ इसको मान लो तुम बस, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखी है, ब्लॉक ए। चलो, एक बस है जो ए एक्सेलरेशन से राइट डायरेक्शन मूव कर रही है, और इस बस के ऊपर एक ब्लॉक रखी है, ब्लॉक ए। ओके जी, अब मुझे तुम बताओ कि मैंने कहा था ना, जो दो ऑब्जेक्ट के बीच, दो ऑब्जेक्ट के सरफेसेस के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स लगती है ना, जो फ्रिक्शनल फोर्स लगती है वो उसके मोशन को अपोज करती है। तो ऑब्जेक्ट ए और बस के सरफेसेस के बीच एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगी। बस राइट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो बस के साथ साथ ये ब्लॉक भी तो राइट डायरेक्शन में जा रहा है ना, बस के साथ साथ ये ब्लॉक भी राइट डायरेक्शन में जा रहा है। तुम रोड पर देख रहे हो, रोड पर खड़ा होकर देख रहे हो, भाई बस जा रही है, तो बस तो जा रही है राइट डायरेक्शन में, तुम देख रहे हो रोड पर खड़ा होकर के, और बस के साथ साथ ये ब्लॉक भी तो जा रही है राइट डायरेक्शन में, जा रही है राइट डायरेक्शन में। तो इस ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगी? क्योंकि ब्लॉक ए राइट डायरेक्शन में जा रही है, तुम रोड पर से खड़ा होकर देख रहे हो, इस ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगी? इसके मोशन को अपोज करने के लिए इधर लग जाएगी ना, क्योंकि बस राइट डायरेक्शन में जा रही है, तो ब्लॉक ए भी राइट डायरेक्शन में जा रही है। तुम रोड पर खड़ा होकर ये सब देख रहे हो, तो तुम कहोगे कि ब्लॉक ए पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी वो लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि फ्रिक्शन का काम है मोशन को अपोज करना। तो क्योंकि ब्लॉक ए बस के साथ साथ राइट डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए इस ब्लॉक ए पर लेफ्ट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। आप तो सोचोगे यही, यस लगेगी ना। यदि आप ऐसा सोच रहे हो ना, तो आप ऐसा गलत सोच रहे हो। यदि आप ऐसा सोच रहे हो तो यू आर द रॉन्ग, आप गलत सोच रहे हैं। कैसे गलत सोच रहे हैं? देखो क्या हो रही है यहां पर, डिफिनीशन को समझो। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है या फिर स्लाइड करना चाहती है,
ऐसे कंडीशन में उनके सरफेसेस के बीच एक अपोजिंग फोर्स डेवलप हो जाती है जो उनके मोशन को अपोज करती है और उसी अपोजिंग फोर्स को बोला जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। चलिए, बस ए राइट डायरेक्शन में जा रही है विथ एन एक्सेलरेशन ए और इस बस के ऊपर एक ब्लॉक रखी है, ब्लॉक ए। तो जब बस ए राइट डायरेक्शन में जाएगी तो इस ब्लॉक के ऊपर लेफ्ट डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स डेवलप हो जाएगी, और वो सूडो फोर्स चाहेगी ना कि ब्लॉक ए को लेफ्ट डायरेक्शन में स्लाइड करे ओवर द बस। वो सूडो फोर्स चाहेगी इस ब्लॉक ए को बस के ऊपर लेफ्ट डायरेक्शन में स्लाइड किया जाए। तो सूडो फोर्स लगने के कारण ये ब्लॉक ए बस के रिस्पेक्ट में, बस के सरफेस पर, बस के रूप पर लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करने लगेगी या फिर मूव करना चाहेगी। दोनों ही कंडीशन में इनके सरफेसेस के बीच, बस और ब्लॉक ए के सरफेसेस के बीच एक अपोजिंग फोर्स डेवलप हो जाएगी जिसको कि हम बोले हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि ब्लॉक ए बस के रिस्पेक्ट में लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना चाहेगी, क्योंकि फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में ही लग रही है, इसलिए ब्लॉक ए के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगी ना, ब्लॉक ए के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो जाएगी वो होगी टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, जिसको कि हम यहां पर एफ ए से डिनोट कर दे रहे हैं। एफ ए क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स एक्स ऑन द ब्लॉक ए। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि अल्टीमेटली ब्लॉक तो जा रहा है राइट डायरेक्शन में, ना, तो फिर ये फ्रिक्शनल फोर्स राइट डायरेक्शन में कैसे लग गई? इसलिए लग गई कि आप रोड पर से खड़ा होकर के देख रहे हो कि ब्लॉक राइट डायरेक्शन में जा रही है, तो बस रोड के रिस्पेक्ट में राइट डायरेक्शन में जा रही है। ये ब्लॉक ए भी रोड के रिस्पेक्ट में राइट डायरेक्शन में जा रही है, बट ब्लॉक ए रोड पर रखी हुई है क्या? ब्लॉक ए तो बस पर रखी हुई है ना। ब्लॉक ए रोड के कांटेक्ट में है क्या? और फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होने के लिए दो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक ऑब्जेक्ट यहां पर है और एक ऑब्जेक्ट यहां पर है और दोनों मूव कर रहे हैं हवा में और दोनों के सरफेस के बीच फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होने के लिए दो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में आना पड़ता है, तब जाके उनके सरफेसेस के बीच फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होती है। बस भले ही रोड पर दौड़ रही है तो रोड के रेस्पेक्ट में बस राइट डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन ब्लॉक ए तो रोड पर नहीं रखी हुई है ना, ब्लॉक ए तो बस के ऊपर रखी हुई है ना। तो भले ही ब्लॉक ए रोड के रेस्पेक्ट में राइट डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन ब्लॉक ए बस के रेस्पेक्ट में लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए ब्लॉक ए के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी ना वो राइट डायरेक्शन में लगेगी टू अपोज द मोशन। मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है? ब्लॉक अल्टीमेटली जा रही है राइट डायरेक्शन में, बट फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स भी राइट डायरेक्शन में ही लग रही है, जबकि इसका काम है इसके मोशन को अपोज करना। तो क्या ये मोशन को अपोज नहीं कर रहा है? ब्लॉक ए के मोशन को कर रहा है। भले ही ब्लॉक ए रोड के रेस्पेक्ट में राइट डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन बस के रेस्पेक्ट में ब्लॉक ए लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है और जिसके मोशन को ये एफ ए अपोज कर रहा है। मतलब ये कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव वेलोसिटी। फ्रिक्शनल फोर्स always opposes the relative motion. Frictional force always opposes the relative motion. इस बात को आप हमेशा मन में बैठा लीजिएगा कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। इस एग्जांपल को आपको इसलिए दिया गया ना, ये समझाने के लिए कि फ्रिक्शनल फोर्स नॉट अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडीज। तो इस बात को आप मन में पूरी तरह से बैठा लीजिएगा, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडीज। पहले आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लिखवा रहा हूं। चलिए फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट बात तो यही कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन of the
ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट के रिलेटिव मोशन को हमेशा अपोज करते हैं। नेक्स्ट, जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है ना, वो सॉलिड सॉलिड के बीच भी लग सकती है, सॉलिड लिक्विड के बीच भी लग सकती है, और लिक्विड लिक्विड सरफेसेस के बीच भी लग सकती है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी friction can be arises friction can be arises between solid या फिर सॉलिड लिक्विड और लिक्विड लिक्विड के बीच भी ये फ्रिक्शनल फोर्स लग सकती है। ओके जी, तो फ्रिक्शनल फोर्स सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड या लिक्विड लिक्विड के बीच भी लग सकती है। तो जो लिक्विड सरफेस के कारण जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होती है ना, उस फ्रिक्शनल फोर्स को बोला जाता है विस्कस फोर्स। तो द फ्रिक्शनल force develops due to liquid surfaces is called viscous force। तो लिक्विड सरफेसेस के कारण जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होती है उनको बोला जाता है विस्कस फोर्स। तो ये थी फ्रिक्शन के कुछ इंट्रोडक्शन, फ्रिक्शन के डिफिनीशन और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ओके जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रिक्शन के बारे में कुछ और बातें पढ़ेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट।